माइक ऑन करके बता सकते हैं। Am I perfectly audible or not? Say only yes or no in comment box. आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा तब मैं शुरू करूँ फिर। जी दस फाइन। तो स्क्रीन भी विजिबल ही होगी आपको। हाँ सब कुछ बता दीजिए, फिर उसके बाद में फाइनली हम लोग शुरू करेंगे सेशन। मतलब स्क्रीन भी विजिबल है और ऑडियो भी क्लियर है। चलो बेहतरीन। तो देखिए आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना पीजीटी का बैच, और इसमें मैं बता दूं कि किस तरीके से अभी हम लोगों का आगे जो स्ट्रेटेजी है वो किस तरीके से होने वाली है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिएगा कि देखिए हम लोग सबसे पहले वो राइटर्स कवर करने वाले हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं या फिर जहां पर लोग ज्यादा अच्छे से बेहतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। बाकी आप जान ही रहे हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ हो, चाहे शेक्सपियर हो, आर्नोल्ड हो, शैली हो, कीट्स हो, इनके बारे में कई सालों से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं और उसमें हम लोग बेहतर भी करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो मेरे हिसाब से सबका ही सही हो जाता है, और जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तैयारी कर रहे हैं तो वो आराम से कर ले जाएंगे। अभी हमारा टारगेट क्या है कि हम आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे टीएस एलियट, उसके बाद में फिर आपके थॉमस हार्डी रहेंगे, विलियम फॉकनर रहेंगे, वॉल्ट विटमैन रहेंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट रहेंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो जो बड़े बड़े आइटम जहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है हम लोग वो कवर करेंगे। तो एज यूजली आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग बायोग्राफी कवर करते हैं। बायोग्राफी में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बायोग्राफी के बाद में फिर उनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं पहले उनको, मतलब एक ही बार में उनको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा वर्क कब कब उनका आता है। फिर उसके बाद में हम लोग उनके जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है उनको हम लोग डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। अब उसके बाद में जो भी राइटर्स के ऊपर क्रिटिकल कमेंट्स किसी ने बोला है वो देखेंगे, उसके वर्क के ऊपर बोला है वो देखेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट कोटेशंस हम लोग देखेंगे। इस तरीके से हम लोग एक राइटर को कवर करते हैं। आई होप अभी तक यहाँ तक जितनी भी बात मैंने बोली है आपको समझ में आई होगी। आई है तो वाई टाइप करें, नहीं आई तो एन टाइप करें। चलिए बेहतरीन, वेरी गुड। तो आज हम लोग जो है टीएस एलियट से शुरू कर रहे हैं, और टीएस एलियट का हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बायोग्राफी। ठीक है। हमारे पास उतना पर्याप्त समय है कि जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं किसी भी इंपॉर्टेंट राइटर के उनको हम लोग कवर कर सकते हैं। देखिए अननेसेसरी वर्क्स जो हैं उन पे हम लोग ज्यादा नहीं फोकस करेंगे क्योंकि ओवरलोड हो जाएगा। अभी हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। मिनिमम 6 मंथ चाहिए होते हैं किसी भी सिलेबस को कवर करने के लिए, लेकिन चूंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो कम समय में हम लोग उन वर्क्स पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं जहां पर हमारे प्रश्न ज्यादा बनते हैं या जहां से क्वेश्चंस बना सकता है एग्जामिनर। तो अब आपको क्या ध्यान देना है, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ जहां पर आपको नहीं पता है उस क्या करना है आपको, जिस राइटर को मैं पढ़ा रहा हूँ एक नोटबुक बना लीजिए, उस राइटर का नाम लिखिएगा। ठीक है ना। और उस नोटबुक में सिर्फ वही क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, वही चीजें आपको लिखनी है जो आपको नहीं पता है। जो पता है उनको अननेसेसरली नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड आप एग्जाम से पहले आपका एक बार रैपिड रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आपका वहां पर मटेरियल वही लिखा होगा जो आप कंफ्यूज हैं या फिर आपको नहीं आता है तो आप उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। 1 या 2 दिन में ही हो जाएगा आपका। अगर आप अननेसेसरली चीजों को नोट्स बनाना शुरू कर देंगे तो अब नहीं हो पाएगा। अब आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, केवल राइटर वाइज जो चीजें बताई जा रही हैं, जो पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं, बस वही आपको नोट करने हैं। ठीक है ना। अभी बेसिक से शुरू कर रहे हैं, इसमें जितने भी की फैक्ट्स आने वाले हैं वो आप एक जगह पर नोट डाउन करते रहिएगा। इज दैट क्लियर। उसके बाद में संडे को मैं सेशन नहीं लेता हूँ, लेकिन संडे को मैं आप लोगों ने क्या नोट्स बनाए हैं उसका एक सैंपल पेपर जरूर भेजा कीजिएगा कि पूरे के पूरे हम लोगों ने वीक में कितना ग्रास्प किया है राइटर के बारे में और कितना आपको नहीं पता था, कितना आपको नया मिला है। ठीक है ना। इससे आपको पता लगता रहेगा और मुझे पता लगता रहेगा कि भाई कितना सीरियस आप चीजों को ले रहे हैं। ठीक है ना। पहला सेशन था इसलिए थोड़े से भाषण देना जरूरी था, वरना मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। बात क्लियर है। चलिए बेहतरीन।
ऐसे टीजीटी वाले हमारे बच्चे होते हैं, जवाब देते हैं कि सर जी हाँ क्लास लगता है कि लाइवली है। अभी आप तो कुछ हाँ या ना भी नहीं बोल रहे हैं, बस इतना करना है, अपना माइक ऑन कीजिएगा, एक अलग से कमरे में बैठिए, माइक ऑन कीजिए, यस और नो बोलिए, कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं, लेकिन मिड में नहीं पूछना है, ठीक है ना। तो शुरू करें फाइनली, आर यू रेडी? कमेंट बॉक्स में बता दो, फिर शुरू करते सीधे सीधे तुरंत। नो साधना जी को स्क्रीन विजिबल नहीं है भैया जी, आई एम परफेक्टली ऑडिबल एंड माय स्क्रीन इज विजिबल और नॉट, यस और नो, जल्दी बताइए। यस फाइन। तो साधना जी एक काम कीजिएगा, फटाफट आपको फिर से क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए टीएस इलियट के बारे में हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, टीएस इलियट का पूरा नाम है थॉमस स्टर्न इलियट। एक चीज ध्यान देनी है, ये कभी सिंगल स्टेटमेंट में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वो जमाना बीत गया जब सिंगल स्टेटमेंट वाले प्रश्न बना करते थे, नाम पूछ लेते थे इनका पूरा नाम क्या है, मिडिल नेम क्या है। तो ये सिंगल स्टेटमेंट में नहीं आने वाला है, लेकिन पूरे में आ सकता है, ठीक है, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव टाइम में। तो पहला पॉइंट है कि थॉमस स्टर्न इलियट इनका नाम है, और इनका जन्म होता है ईस्ट लुइस मिसौरी में, जो कि मिड वेस्टर्न अमेरिका में है, ऑन 26 सितंबर 1888 में। तो कहने का मतलब क्या हो भैया जी, यहाँ पर कहां पर आपको ध्यान देना है, यहाँ जितने मैंने अभी आपको पॉइंट बताए वहां आपको ध्यान देना है। ये डेट याद कर लेनी है, ये पूछ सकता है पूरा फैक्चुअल डेटा, 26 सितंबर 1888 में। उसके बाद में इनका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान देना है। बाकी कहाँ पैदा हुए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इनके पिताजी का नाम अभी है जी हेनरी वेयर एलियट, और ये क्या है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। तो कभी कभी प्रोफेशन पूछ लेते हैं, हालांकि पुराना ट्रेंड रहा है, नए ट्रेंड में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उसमें इतना टेंशन नहीं लेनी है आपको, ये बिजनेसमैन है। और इनकी मम्मी जी का नाम क्या भैया जी, शार्लोट स्टर्न, ठीक है। और ये क्या थी, एक सोशल वर्कर है और एक पोएट्री राइटर भी है। तो अगर आपसे इस प्रकार से प्रश्न बना लिया जाए, क्योंकि अभी आप जब राइटर पढ़ेंगे तो अंदर भी आप ये पाएंगे कि बहुत सारे जो राइटर्स हैं उनकी मम्मी जो है पोएटेस रही है या पोएट्री राइटर रही है। तो इस तरीके से बना सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स हुज मदर वाज नॉट अ पोएट्री राइटर या फिर पोएटेस नहीं थी। तो याद रखना ये भी है। तो इस तरीके से जब प्रश्न बनेगा 4 राइटर को इंक्लूड करके, तब अच्छे अच्छे सीढ़ी फंस जाती है। तो हर एंगल से चीजों को समझने की कोशिश किया कीजिए कि कहाँ से प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि ये मम्मी की जो थी वो एक पोएट्री राइटर भी थी, ठीक है, ये हो गया। अब आगे यहाँ पर डेट याद रखनी है भैया जी 18, देखिए इतना डेट में कंफ्यूज नहीं हो गया कि एक साल आगे एक साल पीछे है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में आगे पीछे होता है। तो अगर कभी प्रश्न आएगा तो एट द सेम टाइम इतने ही जो है डिफरेंस माइन्यूट नहीं होगा। हाँ, केवल उनमें होगा जिनका एकदम परफेक्ट होता है, जिनमें डेट फ्लैक्चुएट करती है वहां पर प्रश्न नहीं बनते, तो उसको ज्यादा लोड मत लीजिएगा। तो 1898 से लेकर के 1905 में इन्होंने क्या कहाँ पढ़ाई की है, तो भैया जी स्मिथ अकेडमी है, ठीक है, स्मिथ अकेडमी। कभी कभी अकेडमी पूछ लेते हैं, तो ये है, याद रखना है। जहां पर इन्होंने अलग अलग भाषाओं का अध्ययन किया था, इसमें आपकी लैटिन है, ग्रीक है, फ्रेंच है, जर्मन है, ठीक है, और संस्कृत भी है। याद रखिएगा संस्कृत के भी एक ज्ञाता थी, उपनिषद भी पढ़ा था, आपको पता होगा ये चीज, ठीक है ना। जब आप टीएस इलियट का स्टैंड पढ़ते होंगे और बृहदन अरण्यक के लाइंस वहां पर आप कोट की थी, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो भाषाओं को याद रखेंगे, जैसे कि टीजीटी बना लिया था प्रश्न की कितनी भाषाओं का ज्ञान है जॉन मिल्टन महोदय को, तो इस तरीके से, हालांकि फर्जी क्वेश्चन है, कभी आएगा नहीं। आगे करते हैं भैया जी, he began to write poetry when he was just 14 years under the influence of Edward Fitzgerald रुबैयत of ओमर खैयम। देखिए अभी जो है रुबैयत स्टेंजा फॉर्म भी चला है। तो आपको क्या ध्यान देना है, आपसे प्रश्न ये बना लिया जाए कि एट विच एज टीएस एलियट स्टार्टेड टू कंपोज पोएट्री। तो भैया जी क्या आंसर होगा, तो क्या आंसर होगा, इट वाज जस्ट 14 ईयर। एक मिनट प्लीज, जस्ट वेट। फ्लक्चुएट करना, तो ये कितने साल के थे, 14 साल के थे, ये आपको ध्यान देना है। एक मिनट प्लीज रुकिएगा जरा, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है ये।
जस्ट गिव मी अ लिटिल बिट टाइम। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई इन्होंने किस स्क्रीन विजुअल हो गया ना जी, एक बार और बता दीजिएगा जरा, थोड़ा सा इशू हो गया था टेक्निकल, एक बार बता दीजिएगा बस। चलिए ठीक है, अगर आपको आवाज नहीं आ रही पढ़ाते समय तो कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं, ठीक है, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तभी स्क्रीन दिख रही होगी आई होप, आवाज भी आ रही होगी आपको। आ रही ना आवाज? माइक ऑन करके बता दीजिए जरा। मैं ऑडिबल? कोई तो माइक ऑन करके बता दे भाई। मैं ऑडिबल और नॉट? कोई नहीं बता रहा है। नहीं, आपका माइक म्यूट है, लेकिन जब मैं, क्योंकि स्क्रीन जब मैं ऑन करता हूँ ना फिर मुझे नहीं दिखाई पड़ता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक बार बता दिया कीजिए माइक ऑन करके कि सर जी स्क्रीन विजुअल है, आप आराम से पढ़ाइए अभी, वो मैं बोल रहा हूँ। बताइए भैया जी। अब आवाज आएगी आपकी। हाँ, अभी बताइएगा थोड़ा, ठीक है ना? नाउ यू कैन ऑन योर माइक। अभी माइक ऑन कर पा रहे हैं? यस सर, अब माइक ऑन हो रहा है। हाँ ठीक है, चलिए बेहतरीन। तो मैं बोल रहा था कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए भैया जी कि किस एज में इन्होंने लिखना शुरू किया था, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हम वहां पर टिक करेंगे ये वॉज जस्ट 14 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा जाए किसके अंडर इन्फ्लुएंस में आकर के, तो हमारा आंसर होना चाहिए एडवर्ड फिट्जजेराल्ड। अब अगर आपसे इस प्रकार से प्रश्न बनाया जाए कि अंडर हुज इन्फ्लुएंस थॉमस स्टर्न एलियट स्टार्टेड टू कंपोज पोएट्री एट द एज ऑफ 14 ईयर, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड फिट्जजेराल्ड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी इनका वर्क जो है वो वर्क नहीं पूछा जाएगा, राइटर का नाम पूछ सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि इनकी फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम आपसे पूछी जा सकती है, ये वाला हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हम याद रखेंगे अ टेबल फॉर फीस्टर, ठीक है। अब ये कब लिखी गई थी? तो वाज रिटन एज ए स्कूल एक्सरसाइज एंड वाज पब्लिश्ड इन स्मिथ एकेडमी रिकॉर्ड इन 1905। तो जब ये वहां पर थे ना स्कूल टाइम में, तो उसी स्मिथ एकेडमी रिकॉर्ड था, एक तरीके से कह सकते हैं स्कूल मैगजीन थी, उसमें इनकी ये पोएम पब्लिश हुई थी। कब हुई थी? तो 1905 में, ये याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखेंगे ही वाज अवार्डेड स्कॉलरशिप टू मार्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड इन 1914। तो अगर आपसे पूछा जाए भैया जी इनको जो है स्कॉलरशिप कब मिली थी मार्टन कॉलेज से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लगा देंगे 1914, ठीक है। बाकी हम और आप सभी लोग जानते हैं, सभी हम लोग जस्ट इनका बायो रिवाइज कर रहे हैं। तो ये आपको पता है कि इन्होंने अपना रीजन जो है कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे लिखा है कि भैया जी 29th of June इलियट कन्वर्टेड टू एंग्लिकनिज्म फ्रॉम यूनिटेरियनिज्म, ठीक है। तो एंग्लिकनिज्म में इन्होंने कन्वर्ट किया था यूनिटेरियनिज्म से। कब किया था? एंड इन नवंबर दैट ईयर ही टुक ब्रिटिश सिटीजनशिप, वही टाइम इन्होंने जो है ब्रिटिश सिटीजनशिप ले ली थी। और एक्चुअली ही मूव्ड इन टू ब्रिटेन 1914 व्हेन ही वाज जस्ट 25, लेकिन इनको मिली कब थी? तो 1927 में। अब आपको क्या ध्यान रखना, जो पॉइंट में बता रहा हूँ उसको समझिएगा।
अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इन विच ईयर टीएस इलियट मूव टू ब्रिटेन, तो आंसर क्या लगा देंगे? 1914। अगर आपसे ये पूछ रहा है कितने साल उम्र मिली थी, तो 25। और फाइनली जो है कि कब मिली थी, तो 1927। 3 प्रकार से आपको चीजों को याद रखना है। ठीक है, ये बात क्लियर है एकदम, ये होना चाहिए याद आपको। और इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की थी, तो आपको पता होना चाहिए, ये भैया जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, बाकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने जो है डॉक्टरेट की उपाधि ली थी। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इलियट शायद थे इंट्रोवर्ट थे, इससे मतलब नहीं है, लेकिन इन्होंने बॉक्सिंग क्लासेस ज्वाइन की थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि जब आप उनको पढ़ेंगे ना, हेमिंगवे को या रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, तो उनको बेसबॉल पसंद था, तो इस तरीके से प्रश्न बना लेते हैं। तो ये बॉक्सिंग क्लासेस। अब इन्होंने जो थेसिस लिखा था, तो ये करेंगे, ही कंप्लीटेड डॉक्टरल थेसिस ऑन द फिलॉसफी ऑफ E.H. ब्रेडली फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड। अब आपको बताना है कि अगर किसी भी बंदे को पता है कि व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द डॉक्टरल थेसिस ऑफ टी.एस. एलियट, तो इन्होंने फिलॉसफी भी लिखा था, E.H. ब्रेडली की जो फिलॉसफी थी उसका टॉपिक क्या था, ये आपसे पूछा जा सकता है। किसी को पता हो तो बताएं। इज देयर एनीवन? बताएगा कोई? तो उसका नाम था नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। क्या था? नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस याद कर सकते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने जो है E.H. ब्रेडली के ऊपर मतलब किस यूनिवर्सिटी से इन्होंने डॉक्टरल थीसिस की थी, तो लगा देंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। किसकी फिलॉसफी की थी, तो ये तो खैर पता ही है आपको, E.H. ब्रेडली, कोई दिक्कत नहीं है। अब याद रखना, बट ही डिड नॉट टेक अ डिग्री फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए क्या इन्होंने जो डिग्री थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, तो ऑप्शन में दे दिया है कि टू डिग्री फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बस समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों पर प्रश्न इस तरीके बना सकता है। अब यहाँ ध्यान देना है कि भैया जी 1914 में क्या होता है, इजरा पॉन्ड से इनकी मीटिंग होती है, यहाँ देख रहे हैं, जो कि इनके एक लिटरेरी मेंटर है। ठीक है, यहाँ पर शी नहीं है, ही होगा। ठीक है, ही गॉट हिज पोएम पब्लिश्ड एंड एडेड हिम रिसीविंग क्रिटिकल एक्लेम। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि इजरा पॉन्ड ने काफी ज्यादा इनकी मदद की थी। ठीक है ना, और इनके मेंटर भी रहे हैं। जब आप द वेस्टलैंड पढ़ते हैं तो आप समझ ही रहे हैं कि उनको डेडिकेट किया था। तो आपको याद क्या रखना है कि भैया जी 1914 में इनकी मुलाकात होती है इजरा पॉन्ड से। ठीक, ये आपको समझना है। बाकी इनकी जो पहली मेजर पोएम है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड जिपरफ्रॉग है। ठीक है, was published at Pound's assistance in a poetry a magazine of verse। ठीक, इसमें इनकी ये पहली पोएम जो है, ये मतलब मेजर पोएम इसको कह सकते हैं, जिससे इनको नेम एंड फेम मिला, एक्लेम मिला। वो उनकी पोएम कौन सी थी? द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग। तो कभी कभी इस प्रकार से प्रश्न बना लिया जाता है कि ऐसी कौन सी इनकी पहली पोएम थी जिसके कारण इनको नेम एंड फेम मिला, वर्ल्ड वाइड एक्लेम मिला। तो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग था। और ये किसके असिस्टेंट पर पब्लिश की गई थी, तो खैर ये प्रश्न नहीं बनाएगा क्योंकि दुनिया जानती है इजरा पॉन्ड महोदय जी ने इनकी मदद की है। बाकी किस मैगजीन में पब्लिश हुई थी, ये हमें याद रखना है। ये थी अ मैगजीन फॉर वर्स, और इसको जो है ये जी किसने एडिट किया था, तो हैरियट मोनरो, ये नाम दे रखा है। ठीक, ये लगाएंगे। बाकी का बात ये, जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो एक लाइन इसकी पढ़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पोएम है, तो आपको वहां पर सारी डिटेल दी ही जाएगी। बस एज अ फर्स्ट इंस्टांस में देख लीजिएगा कि 1917 में भैया जी आती है प्रोफ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, और बाकी इसके बारे में आपको डिटेल में जब हम पढ़ाएंगे बेहतरीन तरीके से, तो फिर वहां पर आपको बताएंगे। और ये वेबियन हाइवुड से इनकी शादी होती है जी, ये कोई मतलब नहीं, बस नाम याद रखना है, वेबियन हाइवुड है। ठीक है, बस इतना। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1917 से लेकर के 1919 तक ये लिटरेरी एडिटर हैं भैया जी द इगोइस्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है द इगोइस्ट। ठीक है, ये आपने देखा होगा कि 2016 वाला पेपर जो पीजीटी का था, उसमें पूछा था कि भाई इनमें से निस्सिम स्किल की कौन सी जो है वो मैगजीन से एसोसिएटेड नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न बना दिया था। तो मैगजीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये कब से लेकर कब तक इन्होंने काम किया है, तो ये मैं याद रखना चाहिए, कब से लेकर कब तक काम किया है, तो 1917 से 1919 तक, ये हमें ध्यान रखना है।
आपसे इस तरीके से प्रश्न बना लिया जाए कि भाई इन विच मैगजीन द टीएस इलियट वर्क फ्रॉम 1970 टू 1990, किस मैगजीन में काम किया? तो आंसर होगा द इगोइस्ट। अब अगर आपसे पूछे द इगोइस्ट किस प्रकार की मैगजीन है, इस तरीके से बना दिया जाए कि टीएस इलियट वर्क एज अ लिटरेरी एडिटर इन द मैगजीन ऑफ द इगोइस्ट, तो व्हाट काइंड ऑफ द मैगजीन द इगोइस्ट इज, किस प्रकार की है? तो याद रखना है फेमिनिस्ट मैगजीन है ये। ऑल थिंग्स आर क्लियर? चलो समझी पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप देख रहे हैं भैया जी 1923 में क्या होता है, ही बिकेम एडिटर द क्राइटेरियन, ठीक है, क्राइटेरियन, और ही वाज आल्सो द फाउंडर जनरल, मतलब फाउंडर ऑफ दिस जर्नल। अब क्या ध्यान रखना है, अगर आपसे इस प्रकार से प्रश्न बनाया जाए कि भैया जी किस मैगजीन की ये मतलब फाउंडर रहे हैं, क्या वो द इगोइस्ट है, क्या वो द क्राइटेरियन है, द वो ब्रुकलिन मैगजीन है, द वो स्टार है, कंसास सिटी है, कुछ भी दे सकते हैं, देन व्हाट विल बी द आंसर दैट टाइम? क्या आंसर लगाएंगे हम लोग? द क्राइटेरियन, ठीक है, ये लगाएंगे। और हालांकि ऑप्शन में द इगोइस्ट दिया होगा, जिन लोगों ने इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा तो द इगोइस्ट ही आधे टिक करेंगे, द इगोइस्ट, और आधे टिक करेंगे द क्राइटेरियन। इज दैट क्लियर भैया जी? बहनी जी बताओ जरा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना? ऐसे बता दो, नहीं मर शर्म लग रही हो तो बस, समझ में आ रही है? चलो कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। अब यहाँ देख पा रहे हो भैया जी 1925 में बिकेम द डायरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट, और नोबेल प्राइज इनको मिलता है भैया जी 1948 में। अब आप मुझे बताओ ऑर्डर ऑफ मेरिट का मिलता है इन्हें, बताओ जरा। 1932, 1945, 1948, 1950, कब? इसको भी ऐसा तो नहीं आधे लोग खाना बना रहे हो? बताइए बताइए। तो 1948 में इसमें क्या है? क्या बात, मैं ही बोल रहा हूँ, कुछ आ नहीं रहा आंसर। हाँ ठीक, वेरी गुड, बोल दिया करो भैया, हम वो नहीं देख पाते ना आपकी कमेंट। चल वेरी गुड, आगे बात करते हैं इनके वाइफ की डेथ कब होती है। इट्स नॉट, मतलब इससे वो मैटर वाटर नहीं करता है। 1957 में इनकी जो प्राइवेट सेक्रेटरी थी मिस वेलेरी फिशर, उनके साथ इन्होंने शादी कर ली थी अंटिल हिज डेथ ऑन द 14 जनवरी 1965। तो 1965 तक इनकी डेथ हो जाती है, तो उस टाइम तक ये फिशर के साथ में ही रहते हैं। तो कुल मिलाकर इनकी 2 शादी हुई थी। आपको कमेंट बॉक्स में उस राइटर का नाम बताना जिसने 4 शादी की थी भैया जी, 4 शादी की थी। चलो, तो इलियड की जो है, आप मुझे बताएंगे किस प्रकार से डेथ हो जाती है? हार्ट अटैक होता है, या फिर हार्ट फेल हो जाता है, या फिर प्लोरेसी है, या फिर इम्फेसाइना की उससे होती है, किससे मौत होती है वो बता देना आपको। तो आपको ध्यान क्या रखना भैया जी, 1965 में लंदन में वॉज बरीड इन द विलेज ऑफ ईस्ट कुकर इन समरसेट, यहाँ पर जो है ये बरीड किए जाते हैं। अब यहाँ जो देख रहे हैं, जो आपका प्रूफ ऑफ अनदर ऑब्जर्वेशन है, इसका टाइटल जो है बेसिकली कहाँ से आता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रुडयार्ड कीपलिंग का एक पोएम है जिसका नाम है द लव सॉन्ग ऑफ हरदयाल, ठीक है, यहाँ से। अब ये जब पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे भी हम आपको कि हालांकि इसका टाइटल जो लव सॉन्ग है, लेकिन ये एक्चुअली एंटी रोमांटिक है। ये टोन कैसी है, एंटी रोमांटिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे जब मैं पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा, बनाऊंगा क्वेश्चन की विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोफ्रॉक, है ना, द लव सॉन्ग ऑफ जेल प्रोफ्रॉक। तो वहां मैं लिख दूंगा भैया इट्स टोन इज रोमांटिक, रोमांटिक इन टोन। तो ये आपको समझ लेना है कि भैया जी ये रोमांटिक नहीं है बल्कि एंटी रोमांटिक है। चलो वेरी गुड। बाकी वेस्टलैंड के बारे में आप जान रहे हैं, वेस्टलैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसको बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि एक बेहतरीन पोएम है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है। जब तक ऊपर पर देख लो, इसमें भैया जी 334 लाइन है, कहीं पर मतलब 434 लाइन है, कहीं पर 433 मिल रही, इससे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। और इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द क्राइटेरियन, आपको पता होना चाहिए। और डेडिकेटेड किसको, इजरा पाउंड को है। और जिनको इन्होंने इसमें रेफर किया है कि एल मिजलियर फैब्रो, मतलब द बेटर क्राफ्टमैन, ये लाइन आज पूछा भी जा चुका है, इसका मतलब क्या है, तो वैसे सबको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बात, तो बाद में किस में आती है भैया जी? द वेस्टलैंड पहले तो क्राइटेरियन में आती है, बाद में किस में आती है? तो पता ही होगा आपको, द डायल में आती है ना।
चलो वेरी गुड। हाँ वह बहुत सही है। अच्छा आप मुझे बताओ कि मैं आपसे बीच बीच में पूछता भी रहता हूँ, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट राइटर हु इन्फ्लुएंस्ड हिम अ लॉट ऑफ इन द मैटर ऑफ सिंबलिज्म। सिंबलिज्म के मैटर में इनको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसने किया था? जल्दी फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में, या माइक ऑन करके बता सकते हैं, नो इशू। चलो देखिए, हम और आप सभी जानते हैं जब वेस्टलैंड पढ़ेंगे तो आपको पता है चूंकि मॉडर्न राइटर हैं, 20th सेंचुरी के राइटर हैं ये, और ये वो टाइम था जब हालात कुछ ज्यादा ठीक ठाक नहीं थे, वर्ल्ड वॉर देख ही चुके थे ये, पहला और दूसरा दोनों। तो अभी इनके जितनी भी राइटिंग रही हैं, मतलब जो भी इन्होंने लिखा है, उन सब पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ये वो टाइम था जब डिसइल्यूजनमेंट, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट, मॉरली डिग्रेडेड लोग हो चुके थे, तो वो सब चीजें द वेस्टलैंड में दिखाई गई हैं, ठीक है। और केवल वेस्टलैंड में नहीं बल्कि इनके जितने वर्क्स होता है, आप द रॉक देख लीजिएगा, चाहे आप जो है कोकटेल पार्टी देख लीजिएगा, उसमें हालांकि जब आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे बेहतरीन तरीके से कि इसमें रिलेशन जो है गैप दिखाया गया है, तो आगे देखेंगे। तो यहाँ तक बात आई होप समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं, देखिए ये हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम भी देखेंगे, ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट भी देखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं, ये जो आप पेपर देख रहे हैं लगभग जो है 1920 में आते हैं जी। बाकी कहीं पर आपको 1919 में मिल जाएगा ट्रेडिशनल इंडिविजुअल। प्लीज माइक बंद कर लीजिएगा, बाकी बात करते हैं, ठीक है। माइक बंद कर लीजिएगा। अब ये जो आप देख रहे हैं ये किसमें पब्लिश होता है? सेक्रेड वुड है जो उसमें आते हैं ये दोनों, बाद में ये इनका कलेक्शन है ऐसे का। तो ये पूछ सकता है इनमें से इनका कौन सा वर्क नहीं है। अच्छा एक चीज याद रखना है आपको, क्या है ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किस राइटर के साथ में न्यू क्रिटिसिज्म की शुरुआत होती है, तो आपको पता ही होना चाहिए भैया जी, ये टीएस एलियट है, ठीक है। इन्होंने एक नया डायरेक्शन दिया था न्यू क्रिटिसिज्म को। और रशियन फॉर्मलिज्म जो लोग पढ़े होंगे वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे कि जो इनकी थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी है वो रशियन फॉर्मलिज्म जो है उससे एसोसिएटेड है, ठीक है। चलिए, और जब हम लोग ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिशन अकॉर्डिंग टू टीएस एलियट एंड व्हाट कैन इंडिविजुअल टैलेंट टीएस एलियट टॉकिंग अबाउट इन दैट पर्टिकुलर एसे, ठीक है। इसमें एक बहुत बेहतरीन डेफिनेशन दी गई है कि भाई पोएट्री क्या होती है, नॉट अ टर्मिनल ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन, नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ये डेफिनेशन देखने में तो बहुत इजी लग रही है, लेकिन अगर इसको फिल करवाया जाएगा तब दिक्कत होगी। तो कहाँ आपको ध्यान देना है? आपसे पूछा गया पोएट्री नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, तो आपको एक इमोशन पे ध्यान देना है। अब क्या है, बटन एस्केप फ्रॉम इमोशन, मतलब कहने का मतलब है इमोशन ऐसा नहीं कि मार अपनी इमोशन तुम्हें डाल दे रहे हो, कोई वर्क कंपोज कर रहे हो, बल्कि अपनी इमोशन से बचना है, एस्केप करना है। और ये एक्सप्रेशन इमोशन और पर्सनालिटी का नहीं, बस इतना ध्यान रखना है, पर्सनालिटी भी रिफ्लेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर टू टर्म्स, ठीक है, टीएस एलियट फिगर आउट फ्रॉम ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, व्हाट आर दोस टर्म बाय व्हिच अ राइटर हैज टू, मतलब एस्केप, किससे बचना है? तो इमोशन से और पर्सनालिटी है। देयर मस्ट नॉट बी एनी रिफ्लेक्शन ऑफ इमोशन एंड पर्सनालिटी इन अ पर्टिकुलर वर्क, ठीक है, जिसको आप कंपोज कर रहे हैं। बाकी इनके एसेस आप समझ ही रहे हैं भैया जी। मॉडर्न कैथेड्रल है, ये 1935 में आता है। फिर फैमिली रियूनियन है, कोकटेल पार्टी है 1949 में। इनकी डेट जरूर याद रखनी है क्योंकि वो ज्यादा इनके है नहीं, तो आपसे करवा सकता है मैच की इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो फैमिली रियूनियन 34 में, मॉडर्न कैथेड्रल 1935 में, कोकटेल पार्टी 1949 में, कॉन्फिडेंशियल क्लब 1954 में, और एल्डर स्टेटमैन 1959 में। देखिए इनके जो मतलब ये जो लिखे हैं वो सब पोएटिक प्ले में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पोएटिक प्ले, पोएटिक प्ले क्या है? अगर आपको किसी को पता है तो बाद में ग्रुप में भेजिएगा कि पोएटिक प्ले क्या है, ठीक है ना। पोएटिक प्ले और वर्स प्ले तो समझ ही जाएंगे आप कि पोएटिक प्ले और वर्स प्ले क्या होता है। चलिए वेरी गुड। ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि भैया जी 1948 में इनको जो है नोबेल प्राइज मिलता है, और उसी टाइम पर बॉर्डर ऑफ मेरिट भी मिलता है। जब ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट पढ़ेंगे तो वहां आपको और बताएंगे। बाकी इलियट ने जो शेक्सपियर को क्या बोला है, मोनालिसा ऑफ लिटरेचर बोला है। और अच्छा हेमलेट को जो है ये भी पता होगा आपको कि इसको एज अ आर्टिस्टिक फेलियर कैसे माना गया है, पता ही होगा ना आपको।
चलो पता ही होगा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की थ्योरी पर, ये भी ध्यान देना है। ये इनका जो है टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है ये कॉइन किया है, और इनके दो टर्म है डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव किसमें से आता है, हैमलेट एनालिसिस प्रॉब्लम में आता है। ठीक है, और डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो है कहाँ से आता है, ये द मेटाफिजिकल पोएट से। तो आप में से कोई ऐसा है जो मुझे बताएगा कि व्हाट इज द मीनिंग, रियल मीनिंग ऑफ डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या है, बताऊं? को बताएगा, फटाफट बताओ। चलो कोई बात नहीं, जब नहीं बताएंगे तो क्या कर सकते हैं हम भी। देखो यार, सिंपल सी बात याद रखनी है आपको। देखो, थॉट और जब इमोशंस आपके एक में मैच ना करें, मतलब आपकी जो है थॉट कुछ और है, इमोशंस कुछ और है, या फिर इमोशन कुछ और सोच रहे थॉट कुछ और है, तो ये मैच ना करें, तो फिर आप समझ लेना यहाँ पर डिसएसोसिएशन हो गया। ठीक है, इमोशन कुछ और बता रही है। बहुत सारे लोग आप समझिए ना, जैसे मैंने अभी बार जब सेशन ले रहा था तो मैं यूट्यूब पर देखा होगा, आपने बताया मैंने था कि सपोज कीजिए भी आपके अंदर मन में चल रहा है कि मुझे इस बार क्वालिफाई करना है, लेकिन आप कर कुछ सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो अंदर जो फीलिंग आ रही है वो कुछ और बता रही है, और आपका जो है थॉट प्रोसेसिंग कुछ हो रही है, तो हो जाएगा डिसोसिएशन। ठीक है, इसको पढ़ाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है। आप मुझे एक बता दो, ये मुझसे एक लोक सेवा आयोग में प्रश्न ये पूछा गया था कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म जो है ये बेसिकली किसने कॉइन किया था इससे पहले, तो ये पता ही होगा ना आपको, ये बता दो। कुछ भी नहीं बोलेंगे, कसम ही खा लियो। चलो, अरिस्टन का नाम सुना होगा आपने। अब ये देखो, मैंने बोला था ना, ये फ्रेंच सिंबोलिस्ट जो है वो बेसिकली आर्थर साइमन का था, सिंबोलिस्टिक इन लिटरेचर इनका एक वर्क है, उससे काफी ज्यादा ये प्रभावित थे। ठीक है, तो याद रखना है, टीएस एलियट तो सबसे ज्यादा आर्थर साइमन का जो बुक आया था उससे प्रभावित थे, ये ध्यान रखना है। जर्नी आप जो में जाइए, टॉक्स अबाउट द पर्शियन किंग हु विजिटेड क्रिस्ट, इसको जब देखेंगे तो वहां पढ़ेंगे। विस्पर्स ऑफ इमोर्टैलिटी है, इसको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको ध्यान रखेंगे। इसमें क्या भी है जी, बात करते हैं कंस्ट्रक्ट विद द यूनिफाइड सेंसिबिलिटी ऑफ द वेस्टर्न एंड डाउन विद द कंटेम्परेरी डिसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्ट एंड द सेंस। कहने का मतलब है विस्पर्स ऑफ इमोर्टैलिटी में उन्होंने कहा है ये वेस्टर जो डन है ना, यही लोग लीड करके ले गए हैं डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, मतलब कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। तो ये याद रखना है, विस्पर्स ऑफ इमोर्टैलिटी में इन्होंने जो है यूनिफाइड सेंसिबिलिटी ऑफ द वेस्टर्न विद कंटेम्परेरी डिसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्ट एंड सेंस बात की है, मतलब डन जो है और वेबस्टर के अंदर सेंसिबिलिटी है, लेकिन बाकी जो है वो नहीं उनके अंदर मिलती देखने को, ये आप समझिए। ठीक है, अब इसी में लाइन बोली थी कि थॉट टू डन वाज एन एक्सपीरियंस, ये लाइन कई बार पूछी भी गई है, तो ये किसने बोला है, तो बस आंसर लगा देंगे कि टीएस एलियट ने बोला है। किस वर्क में बोला है, तो मेटाफिजिकल पोएट्स में, जो कि 1921 में इनका आता है। बाकी अब इनमें इनके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इनको देखते फटाफट है, ये हमको पता ही है, प्रूफ ऑफ वाला है। ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है। अब इसमें प्रश्न बना लीजिए कि आ पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो है किसने लिखा है, आ पोर्ट्रेट ऑफ लेडी किसने लिखा है, तो पता होगा हेनरी जेम्स, है ना। चलो, बाकी इनके जो है कुछ 1920 की पोएम है, जिसमें देखो जनरेशन आ जाता है, ये वाला हम लोग पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सोनी अमंग द नाइटिंगेल्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द वेस्टलैंड को अच्छे से पढ़ेंगे, 1922 में आती है, हॉलो मैन 1925 में। इनकी एरियल पोएम्स ये आपको समझनी है, एरियल पोएम्स में कुछ इंपॉर्टेंट है ऐसे। ठीक है, इसमें द जर्नी ऑफ मेजाई है, एस वेडनेसडे जो है ये, और 4 क्वार्टर्स पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में। आपको बस आज का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इतना कर लेना है कि इनके जो 4 क्वार्टेट्स आते हैं, इनका ऑर्डर आपको करेक्ट कर लेना है कि किस ऑर्डर में, इनका कौन सा ऑर्डर सही है, ये आपको करना है। ठीक है, और प्लेज इनकी आपको पता है, सोनी जो है एगोनिस्ट है, द रॉक है, मॉडर्न कैथेड्रल है, फैमिली रियूनियन है, कॉकटेल पार्टी है, और ये कन्फ्रंटेशन क्लर्क और 1959। तो आपको दिख ही रहा है, सोनी एगोनिस्ट जो है ये 1926 में आता है, ये इनका पहला है। ये मेटाफिजिकल जो है बेसिकली ये आपका 1921 में आपको दिखेगा, कहीं पर 1920 में दिखेगा, और इंडिविजुअल टैलेंट में 1919 भी दे रखा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुकू में नहीं करना, पहले बता दिया मैंने। ठीक, इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है।
अब हम बात करते हैं, देखो ये वेस्टलैंड की बात करते हैं, ठीक है, वेस्टलैंड की। तो ये इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें सिनेमेटोग्राफिक जो है टेक्निक का यूज किया गया है, ये आपको समझना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और फ्रेगमेंटेशन, इसमें फ्रेगमेंट भी है, ये भी आपको समझना है, फ्रेगमेंटेशन में लिखा गया है, ये भी समझना है। बाकी आपको पता है इसमें एक जो भैया जी इपिग्राफ था वो कहाँ से लिया गया है, तो ग्रीक एंड लैटिन जो है ये पेट्रोनियस का द सेट्रिकॉन से, ये भी पता है आपको, ये भी पता ही होगा, ठीक है, ये पूछा भी जा चुका है। तो ये कभी अकेले नहीं आएगा, पूछा कि which of the following statement is not about the Westland। हालांकि मैं जब आपको टेस्ट सीरीज करवाऊंगा, जितना मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जो भी एस्पेक्ट्स रहेंगे वो सारे उसमें कवर कर दूंगा, ठीक। बाकी ये फ्री वर्स में लिखा गया, ये सबको पता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या लगता है आपको, इनका जो द वेस्टलैंड है दैट वाज होली कंपोज्ड इन फ्री वर्स, द वेस्टलैंड को पूरा का पूरा फ्री वर्स में लिखा गया है? नहीं, पूरा नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे आप देखेंगे एल्यूजन जो है वो ब्लैंक वर्स में भी है, हालांकि फ्री वर्स माना जाता है क्योंकि मैक्सिमम वही है, तो ये आपको पता ही है। पहले देखो ये क्राइटेरियन में आती है, फिर ये डायल में आती है, ठीक है। और ये जो है इनको म्यूजिक ऑफ आइडिया जो है ये एलेंटेड नहीं है, ये है आपके आई ये रिचार्ड, ठीक है, ये रिचार्ड है। बाकी इसमें क्या इंपॉर्टेंट कोटेशंस है इसको तो हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। इसमें कितने सेक्शंस हैं वो भी हम लोग देखेंगे बाद में कि कितने सेक्शन है कितने नहीं है। सबको हमको पता है कि भैया जिसमें कितने सेक्शन है, मान लो देख ही लो, फटाफट 5 हैं। तो द बरील ऑफ डेड पहला, गेम ऑफ चेस दूसरा, फायर सरमन तीसरा, डेथ बाय वाटर चौथा, और व्हाट द थंडर सेड पांचवा। इसमें आपको पता होगा इसमें शॉर्टेस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है। बरियल ऑफ द कहाँ गया, फायर सरमन सबसे ज्यादा जो है लॉन्गेस्ट है, और डेथ बाय वाटर जो है सबसे छोटा है ये। अब इसका जो है काफी ज्यादा इसमें एल्यूजन्स है, तो इसको एक जगह पर हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि इसका कौन कौन सा जो है कहाँ कहाँ से एल्यूजन है, ठीक। हालांकि मैं भी इसको भेज दूंगा, चाहे तो आप इसको देख लीजिएगा अपने आप, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहां बताऊंगा, तो यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स देख रहे हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, जिसको जाने दो। हाँ, अब द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी देखेंगे हम लोग, इसको देखो, देखो कभी आ जाए कि आप पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, तो नहीं आपको समझना है वो हनी जेम्स का वर्क है, ठीक है। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी हनी जेम्स का है, इसके ऊपर पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इनका है, याद रखना। जिस तरीके से ये वही है जैसे कि प्रिल्यूड से लिखा हो और द प्रिल्यूड लिखा हो, तो उसमें कंफ्यूज नहीं ना, पहले पूरा पढ़ लेना है, नहीं बिना पढ़े लगा दो। और याद रखना जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको लास्ट तक पढ़ना, ऐसा नहीं कि फर्स्ट इंस्टांस में आपने देखा और आपने इस पर टिक कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है चांसेस रहेंगे गलत हो जाए। चलो आगे बात करते हैं, यदि यहाँ पर देखते हैं ये जो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है, फर्स्ट पब्लिश्ड इन अ मैगजीन ऑफ न्यूवर्स, इसमें आती है ये, ठीक है। और बाद में जो है ये इंक्लूड हो जाती है एन एंथोलॉजी ऑफ द न्यूवर्स, इसमें एपिग्राफ नहीं होता है। अब ये इको करता है किसका, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का, हेनरी जेम्स का। इस पोएम में कितने पार्ट हैं ये आपको ध्यान रखना है, टोटल कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, ठीक है। और डीलिंग विद द ड्रामेटिक कन्फ्रंटेशन ऑफ लेडी एंड यंग मैन whom she loves। अब इसमें 3 पार्ट जो है वो कौन कौन से ये हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम। तो इसमें जो है समर भी लगा सकते हैं, याद रखना, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, तो याद रखना आपको विंटर स्प्रिंग ऑटम है, ये ध्यान देना है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। ये पोएम जो है आप देख रहे हैं 1920 वाली, इसमें आप देखेंगे इसको, इसमें जो 2 ग्रुप्स हैं, एक रिलीजियस और सेकुलर इसमें दिखाए गए होंगे, जिसमें से आपकी रिलीजियस में कौन कौन सी पोएम आती हैं, जेरोनसन, हिप्पोपोटामस, विस्पर ऑफ इमॉर्टैलिटी ये, और मिस्टर एलियट, संडे मॉर्निंग सर्विस, ये इसमें आती है, ठीक, ये याद रखना है। 1920 में इनको जो पोएम्स आती हैं वो बता रहा हूँ, 2 भागों में बटी हुई हैं, एक रिलीजियस में है और एक सेकुलर में है। तो रिलीजियस में आपने देखा है कि कौन कौन से, जेरोनिशन, हिप्पोपोटामस, विस्पर ऑफ इमॉर्टैलिटी, और मिस्टर एलियट, संडे मॉर्निंग सर्विस। बाकी सेकुलर में आप देखेंगे वेडेकर है, ठीक है, वेलस्टेन सिगार है, कुकिंग है, ये हालांकि इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा आप मुझे एक बता दो कि भैया जी
ये किस बैंक में जो है एक क्लर्क थे, जल्दी बताओ। ये माइक ऑन नहीं हो पा रही क्या आपकी? अगर माइक नहीं ऑन हो रही तो बताओ जरा। मैं हाँ, वेरी गुड आंसर है, रश्मि जी का है, बहुत बढ़िया। अच्छा, चलिए बेहतरीन, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, ऐसे बना रहा। माइक नहीं ऑन ऑन हो पा रही क्या आपकी, ये बताओ जरा मैं पहले, क्योंकि मैं पूछता हूँ तो किसी का आंसर नहीं आता है। चलो, माइक सेटिंग में तो ऑन कर दिया था मैंने भाई, सब कुछ तो है। सेटिंग तो ऑन है भाई, क्यों नहीं हो रहा आपका भाई, तो होना चाहिए था। चलो ट्राई कीजिएगा दोबारा। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ललाट बैंक में जो है ये बेसिकली क्लर्क गए थे, ये आपको पता है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताना जो है, एक अमेरिकन राइटर हैं, उनके साथ में ये मतलब इनकी काफी ज्यादा मित्रता रही है, पूरे जो है लाइफ टाइम उनके रहे हैं। चलो मैं बता दे रहा हूँ, एक है इनके कॉनराड, कॉनराड एकेन, एकेन, ठीक है, यह ना लाइफ लॉन्ग इनके जो है फ्रेंड रहे हैं। बाकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आपको पता ही भैया जी की, इन्होंने जो है संस्कृत वगैरह सब वहीं से पढ़ा था, ठीक है, फिलोसफी वगैरह भी वहीं से पढ़े, जो मैंने क्वेश्चन में आपसे पूछा था, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं। देखो ये इनका जो पोएम है जेरोन्सन, ये क्या इसका मतलब है, अ लिटिल ओल्ड मैन, ठीक, ये है आपका अ लिटिल ओल्ड मैन। और इसका जो है कहाँ से लिया गया भैया जी एपिग्राफ है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने पूछा था और उसमें से मैंने मेजर फॉर मेजर हटा दिया था, उसमें ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल मैंने रखा था। तो ये खैर ये तो इतना वजह तो नहीं है, बहुत ही सरल है ये। अच्छा, आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी पोएम है जॉन कीट्स की जिसका टाइटल कह सकते हैं वो मेजर फॉर मेजर से लिया गया हो, जल्दी बताओ, देखिए कौन बताएगा। चलो बाकी आप आगे देखते रहना, ठीक। इसकी फेमस लाइंस हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे, इसको बताएंगे तो वहां भी बताएंगे, क्योंकि ये फेमस पोएम है, लेकिन यहाँ भी देख सकते हैं। Thou hast nor youth nor age, but as it were, and after dinner sleep, dreaming of love. It, I was neither at the hot gates. ठीक है, ये लाइन इसको पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे। देखो ये चीज ध्यान रखनी, हिप्पोपोटामस वाला ये इंपॉर्टेंट है, ये सटायर है बेसिकली एक चर्च के ऊपर, इसलिए इसको याद रखना, ठीक है। इसमें क्या पढ़े, हिप्पोपोटामस क्या है, इसलिए एक अर्थली क्रेचर है जो कि ट्रांसपोर्ट हो गया हेवन को, ठीक है, बट द चर्च विच इज स्पिरिचुअल लेफ्ट बिहाइंड, तो ये तो ऊपर चला लेकिन चर्च ऐसे रह गए। तो मोस्टली आपको क्या रखना है, हिप्पोपोटामस जो है एक सटायर है, किसके ऊपर है, चर्च के ऊपर। तो ये आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव यहाँ पर आता है टर्म है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को कौन डिफाइन करेगा, मतलब किसके साथ में रिलेशन होना चाहिए। एक बार प्रश्न पूछा गया था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, तो कोई डिफाइन कर दे जरा, किसके साथ होना चाहिए, इमोशन के साथ में, ठीक है ना। चलो वेरी गुड। कुल मिलाकर के इसमें जो इंसिडेंट कैसे होती है, एक तरीके से सेट होता है, इवेंट होती है, मतलब चेन होती है इवेंट्स की, ठीक है ना। हम्म, तो जो है उसके साथ में ऑब्जेक्टिव मतलब होना चाहिए, कोरिलेशन उसके साथ में होना चाहिए, जो आप सोच रहे हैं वो आपको करना है। वही बात है, कर कुछ और रहे हैं सोच कुछ और रहे हैं। तो ये देख रहे हैं आपका जो है अमेरिकन राइटर अलिस्टन है,
ठीक है, पहले इन्होंने कॉइन किया था और बाद में ये इनको फेमस करते हैं। इनका कौन सा वर्क है? तो एलस्टन का वर्क है इंट्रोडक्टरी डिस्कोर्स ऑफ हिज लेक्चर ऑफ आर्ट, ये लेक्चरर्स ऑफ आर्ट। ये हमसे पूछा था, अध्यक्ष थे लोक सेवा आयोग के श्रीनाथ ने। तो उन्होंने मुझसे एक बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था कि ये बताइए कि जो डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, इसको भी किसी ने पॉइंट किया? तो मैंने बोला था नो सर। तो वहां पर भी देख लेते हैं, ये तो पता ही आपको। चलो हाँ, इसको थोड़ा सा समझ लो भी। यहीं पर मेटाफिजिकल पॉइंट में डिसएसोसिएशन आता है, और इसमें देखो एलिजाबेथन और जैकोबिन ड्रामाटिस्ट जो है पोजेस द मैकेनिज्म ऑफ सेंसिबिलिटी, ये ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब अगर सेंसिबिलिटी की बात की जाए तो किनके पास में है? तो वो आपको दिखेगी एलिजाबेथन राइटर्स हुए हैं, जो जैकोबियन ड्रामाटिस्ट हुए हैं उनके पास में, ठीक है। विच इंक्लूड बोथ थॉट्स एंड इमोशन। तो मैंने बोला है कि जब भी आपके सामने बात है डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की, तो आपको समझना है ये बात कर रहे हैं थॉट और इमोशन की, बस। एंड टी एस इलियट रिफर्स टू द वे in which intellectual thought was separated from the experience। तो वही बात है, ये आप क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उससे आपका कुछ मैच ही ना करे, ठीक है, तो वो डिसोसिएशन हो जाएगा। तो it is about the difference in style that exists between the metaphysical poets of 16th and the early 20th century, ठीक है, and the poets of the 17th century onwards। तो इसको डिटेल में कवर करेंगे तो वहां पर आपको बहुत जानकारी मिलेगी। हॉलोमैन की बात कर लेते हैं सरफेस लेवल पर। ये क्या भैया जी, इसमें कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट है। कितनी लाइन वाइन है ये सब नहीं पूछना है आपको, ठीक है, इतने ध्यान मत देना है, बस ये आप समझो। पार्ट और पूछ लेंगे, ये लाइन कितनी है, ये सब फर्जी क्वेश्चन होते हैं। अब ये जो है इसका टाइटल मतलब कहाँ से इंस्पायर्ड होता है हॉलोमैन, तो आपको पता होना चाहिए भैया जी कि बाय कंबाइनिंग द टाइटल फ्रॉम द हॉलो लैंड बाय विलियम मॉरिस विद द पोएम द ब्रोकन मैन बाय रुडर किपलिंग। तो कहने मतलब ये बात समझो, हॉलो मैन अगर मान लो ये आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है विलियम मॉरिस की पोएम द हॉलो लैंड, अगर आपको रुडर किपलिंग का दिया गया है द ब्रोकन मैन, तो ये उनसे इन्फ्लुएंस्ड है, बस इतना रखना है। बाकी टाइटल फाइटल वहां से नहीं लिया, इतना रखना इन्फ्लुएंस्ड है बस। एज वेडनेसडे की बात कर लें इसकी, तो भैया जी ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए इनकी ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें इन्होंने अपने कन्वर्जन की बात की है, रिलीजन कन्वर्स किया था, तो वो हो जाएगा एज वेडनेसडे। परगेटेरियो से जो है ये उसके ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड है। और ये याद रखना है, वॉल्डेमॉर नकोबो पैरोडाइड एज वेडनेसडे इन हिज नोवेला लोलिता। ये लोलिता इनका एक ऐसा नॉवेल है, ये इसमें बहुत ज्यादा ऑब्सैनिटी थी, इसके ऊपर बैन भी लगाया गया था, हालांकि बाद में बैन हटा लिया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भी ऐसा कौन सा राइटर जिसने पैरोडी लिखी हुई है एज वेडनेसडे के ऊपर। अब आप में अगर किसी को पता है, मैं कमेंट बॉक्स में आपका देख रहा हूँ, जो पैरोडी है वो बेसिकली हाई बर्लेस्क में आएगा, लो बर्लेस्क में आएगा, फटाफट 30 सेकंड बता दूं, जल्दी बताओ, हाई बर्लेस्क में या लो बर्लेस्क में? अच्छा इब्राहिम पढ़े होंगे आप। देयर इज अ डिवीजन ऑफ हाई बर्लेस्क एंड लो बर्लेस्क। नहीं, गलत जवाब है, लो बर्लेस्क नहीं है ये, पैरोडी जो है वो हाई बर्लेस्क में आता है, सही से देखिएगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि भैया जी मतलब क्या है ये बर्लेस्क में, आप क्या देखते हैं? बर्लेस्क आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा भैया जी जो सब्जेक्ट मैटर होता है ना सीरियस, उसको ये लोग क्या कर देते हैं, रेडिकुलस बना देते हैं ना, एज अ मॉकिंग पर्पस। तो मैंने वहां पर मेरा जो रिलेटेड टर्म्स वाला एक सेशन था, अगर किसी ने नहीं देखा तो उसमें देखिए मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें डिफाइन किया है हाई बर्लेस लो बर्लेस, हाई बर्लेस में कौन कौन से आते हैं, तो जरूर देखिएगा। नहीं अगर देखा हो तो मैं इसको भेज दूंगा आपको आपके ग्रुप में। हाँ ट्राइबल, वही तो बात है, सीरियस वर्क को क्या कर देंगे, रेडिकुलस बना देंगे, इसका सब्जेक्ट मैटर लो हो जाएगा। अब आपको मुझे बताना सब्जेक्ट लो हो जाएगा उसी में है जब सब्जेक्ट लो हो और स्टाइल डिग्निफाइड हो, तब कैसा वर्लेस होगा, याद रखना, मतलब तब कैसा मतलब वर्लेस होगा, हाँ। और जब सब्जेक्ट मैटर सीरियस हो और स्टाइल अनडिग्निफाइड हो तब कैसा होगा, तो ये चीजें आपको समझनी है, ठीक, सब्जेक्ट एंड मैटर। चलो वेरी गुड, अभी तो यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको, आगे बढ़ते हैं फटाफट, आगे बात करते हैं, जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। और है ये, आप मुझे बताइए कि व्हाट, हाँ जी, फेवर एंड फेवर आप देख रहे हैं, इसका दूसरा टाइटल था पहले, बाद में फेवर एंड फेवर कर दिया गया है, क्या था, तो फेवर एंड गॉयर था इसका नाम, वो आप देख सकते हैं। एरियल पोएम्स में ये आप देख रहे हैं 6 पोएम इन इट है, 6 पोएम्स इसमें आती है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट में है। एरियल पोएम्स में कितनी पोएम्स हैं? 6 आती है। पूछ लिया जाए विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एरियल पोएम्स, तो आपको ध्यान देना है, इसमें आप जर्निया मेगाई है, अ सॉन्ग ऑफ साइमन है, एनिमुला, मैरिना और ट्रम्फल मार्च, द कल्टीवेशन ऑफ क्रिसमस ट्री, ठीक है ये।
और 4 क्वार्टर जो है आपको पता होना चाहिए, ये सब लिखे हैं। इनके सिंबल्स आपको याद कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये जैसे कि वर्ड नॉटन का सिंबल क्या है, यार है, इस कुकर का अर्थ है द ड्राई स्लैब्स का वाटर है और लिटिल गिडिंग का फायर है, ठीक, ये आपको समझना है। चल थोड़ा बचा, इसको फटाफट कवर कर लेते हैं। स्वेनी एगोनिस के बारे में देखते हैं भैया जी। इन्होंने बस ड्रामा लिखा है, तो मैंने आपको बोला ये पहला अटेम्प्ट था इनका, ठीक है। द रॉक इट वाज फर्स्ट परफॉर्म एट सेडरवेल थिएटर। इसको याद कर सकते हैं, वैसे इतना नहीं है ये, क्योंकि इतना बड़ा वर्क नहीं है जिसको याद किया जाए, हाँ। लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न कैथेड्रल, उसके बारे में याद रखेंगे इसका परफॉर्मेंस कहाँ हुआ था, ठीक। तो ये चीजें आपको समझनी है। तो ये मॉडर्न कैथेड्रल के बारे में देखेंगे हम लोग, पढ़ेंगे वहां पर, मतलब जो बेसिक चीजें हैं। यहाँ भी देख लेते हैं, 1935 है, 25 नहीं है, ठीक है, अगर लिखा हुआ है। तो ये आर्क बिशप जो है थॉमस बैकेट, इनका जो है असिस्नेशन हो जाता है 1170 में। तो वही चीज इसमें दिखाई गई है। और इसमें कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट है, ठीक। और सेकंड पार्ट कब शुरू होता है, तो ये आपको डेट याद रखनी है, ठीक। ये इसमें एक बार प्रश्न पूछा गया था कितने अटेम्प्टर्स आते हैं, तो हम लोग वहां देखेंगे तो बताएंगे, ठीक है। अब ये इसका टेन्योर याद रखना है कि ये कब से लेकर के कब तक पूरा प्ले जो है आपका खत्म हो जाता है, इसी के बीच इसका एक्शन जो है चलता है। तो 2 दिसंबर शुरू होता है, 29 दिसंबर से लेकर 1170 में फिनिश हो जाता है। इस बार की संभावना, इस बार से इस प्रकार प्रश्न बनाया जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। बाकी ये फैमिली रेवनियन है, ये देख रहे हैं आप, ये 1939 में, ये ब्लैंक वर्स में लिखा है, इसमें भी 2 पार्ट हैं। पार्ट जरूर देखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें सेंट्रल कैरेक्टर कौन सा, हैरी है, तो पूछ सकते हैं कि हैरी है जो ये, ठीक है। और ये एम ए वगैरह इसमें करेक्टर है। इसका समरी है हमारे पास में, जो पढ़ेंगे वहां जो है करेंगे हम लोग। कॉकटेल पार्टी के बारे में देख लेते हैं फटाफट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एल्सेस्टिस जो है एक ग्रीक प्लेराइट थे, यूरिपाइडस, ठीक है। उनका ये जो है वर्क था एल्सेस्टिस, उसके ऊपर कॉकटेल पार्टी बेस्ड है। शेक्सपियर का ऐसा कौन सा वर्क है जो एल्सेस्टिस के ऊपर बेस्ड है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बता देना। नहीं बताओ तो देखना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये समझिए, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर में गिना जाता है इनका है। इसके बाद जो है मॉडर्न कैथेड्रल आता है, इसको टोनी अवार्ड मिला था, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है किस वर्क के लिए इनको टोनी अवार्ड मिला था, तो ये, ठीक। इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या दिखाया गया है, ये भी पूछ लिया। थीम क्या है, तो कॉन्फ्लिक्ट बताना, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इसमें शो किया गया, ठीक। कॉन्फिडेंशियल क्लर्क क्या है, तो ये बेसिकली एक कॉमिक वर्स है, और इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, हेमलेट के बारे में, तो इसको ज्यादा नहीं है। और जब हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिशनल इंडिविजुअल, वहां पर देखेंगे कि देखिए 3 पार्ट में टोटल डिवाइड किया गया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन है, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, कंक्लूजन है, बस। इसमें हम लोगों ने लाइन देखी हुई है, ये वाली भी ऊपर पढ़ ही चुके हैं। फ्रंटियर ऑफ क्रिटिसिज्म है, आपको बताना है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट किसने लिखा है, और द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म खाली किसने लिखा है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट और द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, तब तक हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये फ्रंटियर ऑफ क्रिटिसिज्म क्या है कि भैया जी याद रखना, एक लेक्चर था जो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में दिया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए कि द फ्रंटियर ऑफ क्रिटिसिज्म जो है ये इसका लेक्चर बेसिकली किस यूनिवर्सिटी में दिया था, जिसको कलेक्ट किया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा हो गया, मैसेचुसेट्स हो गया, हार्वर्ड हो गया, या फिर कैम्ब्रिज हो गया, इस तरह बना सकते हैं। बाद में इसका जो है क्या कर दिया जाता है, रीप्रिंट किया जाता है, इसका टाइटल हो जाता है ऑन पोएट्री एंड पोएट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऐसे बना सकते हैं भैया जी, ऑन पोएट्री एंड पोएट्स किसने लिखा है, तो याद होना चाहिए, माता जी ने लिखा है हमारे, ठीक। बाकी कुछ और इनके वर्क्स हैं। तो केवल जो है आज बेसिक बेसिक हम लोगों ने देखा, बाकी इनके और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। देखिए एक चीज आपको बताना चाहूंगा,